नमस्कार। अब तक हमने सीखने के साधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न गणितीय संकल्पनाओं के शिक्षण की विधि देखी है। अब इस वीडियो में कारकों और गुणकों के शिक्षण के तरीके पर एक नजर डालते हैं। कारक और गुणक ऐसे विषय है जिन्हें उच्च स्तर के छात्रों को पढ़ाया जाता है। यह विषय उन बच्चों के लिए सीखना आसान है जिन्होंने गुणा और विभाजन को अच्छी तरह सीखा है। आइए हम सीखने के साधनों का उपयोग करके ऐसा करने की विधि देखें। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए शिक्षण विषयों पर आइए एक बार नजर डालते हैं। कारक और गुणक को गुणन और विभाजन का अगला चरण माना जाता है। कारक और गुणक इनके प्रादेशिक भाषाओं में अलग नाम है। आमतौर पर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कारकों और गुणकों का उपयोग करते हैं। फिर भी इस वीडियो में हिंदी भाषा का दोनों शब्दों के लिए उपयोग करूंगी। यह एक अमूर्त संकल्पना हो सकती है, फिर भी इसे कई स्थितियों में उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये सीखना महत्वपूर्ण है। और साथ ही उच्च कक्षा में अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स जब आप सीखेंगे तब कारकों का उचित और गहरा ज्ञान होना आवश्यक है, तब ये इनके लिए आसान होगा। इसलिए एक मजबूत नींव रखी जानी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम कारकों और गुणकों के शिक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षण उपकरणों पर एक नजर डालते हैं। हम पहले से ही इनसे परिचित है। यह एक संख्यामाला और कुछ कपड़ों के क्लिप है। हमने इसे गुणा में भी देखा है। आइए हम इसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वर्क काउंटर है और पीले क्यूब्स है और दशमलव सेट से कुछ पीले काउंटरों का उपयोग करते हैं। इन सब का उपयोग करके के कारकों का पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा, आइए देखें। हम एक संख्या लेते हैं, मानिए 6। हम पहले से ही तथ्य को जानते हैं कि गुणन का गुणनफल एक वर्ग या आयत होगा, है ना? अब हमारे पास एक गुणनफल है, एक संख्या 6। इसे दिखाने के संभावित तरीके क्या हो सकते हैं? इसे वर्गाकार या आयताकार रूप में दिखाया जा सकता है। चलो देखें। अब मैं इनमें से प्रत्येक वर्ग काउंटर को इस तरह रखकर 6 दिखा सकती हूँ, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप समझे ना? ये ऐसा दिखता है जब एकल पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। आइए इन 6 को अलग अलग तरीके से लगाएं। आइए देखें कि जब हम इन्हें 2 पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं तो क्या ये एक वर्ग या आयत बनता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह एक आयत बनता है ना? क्या आपने देखा? अब यदि हम इन्हें 3 पंक्तियों में रखते हैं तो क्या होगा? ये यही है, पर मैं दोबारा दिखाती हूँ। 3 पंक्तियों में 1, 2, 3। इसे देखिए। हमने इन्हें पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में रखा। अब यदि मैं इन्हीं काउंटर को 4 पंक्तियों में रखूं, क्या हमें एक आयत प्राप्त होगा? आप क्या कहेंगे? आइए देखें। 1, 2, 3, 4। लेकिन हमारे पास कुल 6 है ना? अब क्या होगा?
यहाँ एक आयत बनना संभव नहीं। एक आयत बनाने के लिए हमें 2 और काउंटर आवश्यक है, अन्यथा यह संभव नहीं। क्या हम देखें कि अगर हम 6 काउंटर को 6 पंक्तियों में रखते हैं तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब ये क्या बन गया? ये भी एक आयत बन गया। हमें एक आयत मिला जब हमने इसे एक पंक्ति, 2 पंक्तियों, 3 पंक्तियों में रखा, पर 4 पंक्तियों में नहीं। जब लंबवत एक पंक्ति में रखा तब भी हमें आयत मिला, पर 5 लंबवत पंक्तियों में नहीं। अब देखते हैं इसे कैसे समझाया जा सकता है। इस गतिविधि को बोर्ड पर करना और दिखाना आवश्यक है। जब इन वर्क काउंटरों को पानी में डुबाया जाता है और बोर्ड पर चिपकाया जाता है तो सीखना आसान हो जाता है। अब हम इसे देखते हैं। एक पंक्ति में जब मैं 6 काउंटर रखती हूँ तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ, मतलब 6 गुणनफल है ना? इस 6 को कैसे दर्शाया या दिखाया जा सकता है? मैं सभी 6 को एक क्षैतिज रेखा में रख सकती हूँ, या मैं 6 को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती हूँ। प्रत्येक पंक्ति में 3 रख सकती हूँ। हर एक पंक्ति में 3 है। यह वही है जो हमने गुणन में सीखा है, लेकिन हम उसी के एक और रूप को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी तरह जब 6 काउंटरों को 3 पंक्तियों में रखा जाता है तो हमने प्रत्येक पंक्ति में कितने स्थान पर काउंटर रखे? हमने प्रत्येक पंक्ति में 2 काउंटर रखे, है ना? इसी तरह क्या हम 4 पंक्तियों में 6 काउंटर को रख पाए? जब हमने इन्हें 4 पंक्तियों में रखा तो क्या हमें गुणनफल से एक आयताकार मिला? नहीं मिला, है ना? इसीलिए यह संभव नहीं, हम इसे नहीं रख सके। ये सब संभव थे और केवल यह संभव नहीं था। हमें एक आयत नहीं मिला जब हमने इन्हें 4 पंक्तियों में रखा। क्या यह 5 पंक्ति की व्यवस्था के साथ संभव था? नहीं ना? बच्चों को ये पहले लिखने को कहे। ऐसा करने से उन्हें संकल्पना बेहतर स्पष्ट होगी। जब हमने 6 को ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा तो हमें क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने वर्ग काउंटर हमने प्रत्येक पंक्ति में रखे? हमने सिर्फ एक ही काउंटर लगाया, है ना? अब यही चीज अलग तरीके से लिखी जा सकती है। तो संख्या 6 के कारक क्या है? मतलब ऐसे कौन से तरीके या व्यवस्था है जो गुणनफल 6 देते हैं? इनको 6 के कारक कहते हैं। यहाँ हमारे पास 6 है और 6 के कारक 1 और 6 है। मैं यहाँ 1 लिखूंगी और यहाँ 6। इसका कारण बाद में बताऊंगी। जब हमने 2 और 3 को गुणा किया तो हमें इससे एक आयत मिला, मतलब गुणनफल पूरा हुआ। इसीलिए 2 और 3 ये भी 6 के कारक है। 3 और 2 भी 6 के कारक है और हमने ये पहले से ही लिखा है। क्या 4 संभव है? नहीं। क्या 5 संभव है? ये भी नहीं, है ना? तो 6 के कारक है 1, 2, 3 और 6। ये सभी 6 के कारक है। अब बच्चों को एक और सवाल देने की कोशिश करें। हो सकता है आप 12 दें। 3, 6, 8, 10, 12। तो हम 12 के कारकों की गणना कैसे कर सकते हैं? आइए देखें। यहाँ 12 है। क्या हम 12 को एक पंक्ति में रख सकते हैं? क्या हमें पूरा गुणनफल मिलता है? जी हाँ। क्या हम देखें कि क्या यह संभव है जब 2 पंक्तियों में रखें? आप बच्चों को वर्ग काउंटर दे सकते हैं और करने को कह सकते हैं। इसी तरह किट में ये संख्या में 100 है।
दशमलव सेट के पीले काउंटर संख्या में 100 है। इसीलिए कक्षा में पढ़ाते समय आप इनमें से एक काउंटर समूह बच्चों को सौंप सकते हैं और कृति करने को कह सकते हैं। अब जब हम 2 पंक्तियों में व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा? जो कुछ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ वह किताब में लिखा है। जब आप 12 को 2 पंक्तियों में रखते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के कारक 2 और 6 है। क्या हम देखें कि जब 3 पंक्तियों में रखें तो क्या होता है? संभव है ना? हमें एक आयताकार मिलता है। प्रत्येक पंक्ति में 4 काउंटर है, 1, 2, 3, 4। इसीलिए 3 और 4 भी 12 के कारक है। जब 4 पंक्तियों में रखें तो क्या होता है? यहाँ भी हमें एक आयत मिलता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 वर्ग काउंटर है, मतलब यहाँ पर 12 के कारक 4 और 3 है। हमें मिल गया। यहाँ 3 और 4 है, ये दोनों समान है। हमने इसे गुणा के कानून में भी देखा है ना? आइए देखें। अगर हम इसे 5 पंक्तियों में रखें तो क्या होगा? क्या ये संभव है? नहीं। एक पंक्ति में 5, ये ठीक नहीं। ये संभव नहीं कि 12 को 5 पंक्तियों में रखें। इसीलिए 5 ये 12 का कारक नहीं हो सकता। 12 का कारक 5 नहीं है, यह यहाँ स्पष्ट समझता है। अब जब हम 6 पंक्तियों में रखें तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक पंक्ति में 2 काउंटर है। इसीलिए दोनों 6 और 2 12 के कारक है। आइए इसे जांचें। हमने इसे पहले भी देखा है ना? हम पहले ही जानते हैं कि 2 और 6 12 के कारक है ना? आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या यह संभव है जब 7 पंक्तियों में रखते हैं? नहीं। और 8 पंक्तियों में? संभव नहीं। क्या हम 9 पंक्तियों से देखें? नहीं। अब 10 से? बिल्कुल भी नहीं। क्या 11 पंक्तियां? ये भी ठीक नहीं है। इनमें से कोई भी मुमकिन नहीं। इसका मतलब 6 को छोड़कर जो भी हमने यहाँ लिखा है, 7, 8, 9, 10 और 11, इनमें से कोई भी 12 के कारक नहीं है। अब 12 का क्या? हाँ, जब हम 12 पंक्तियों में रखते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में एक वर्ग काउंटर होता है। इसीलिए 12 और 1 ये भी 12 के कारक है। जब बच्चों को ऐसी गतिविधियां बार बार दी जाती है, जैसे वो लिखते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, इसका आधा यानी 2 गुणा 6 का मतलब 6 गुणा 2। तो क्या ये दोहराव सही है? जब यह 12 के आधे पर आता है और हम 2 पंक्तियों में व्यवस्था करते हैं तो हम आधे स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको बच्चों को यह समझने का अवसर देना होगा कि इससे आगे कोई भी संख्या 12 का कारक नहीं बन सकती, क्योंकि वे भूल सकते हैं जब हम उन्हें सिखाते हैं। जब बच्चे अपने दम से ये सीखते हैं तो लंबे समय तक इसे याद रखेंगे। अब इस नोटबुक में 12 के कारकों की एक सूची बनाते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं? आइए हम क्षैतिज रेखाओं में देखें। सात, 8, 9 और 10। इनमें से कोई भी 12 के कारक नहीं, यह हम समझ चुके हैं, है ना? इसीलिए अन्य संख्याओं को लिखें। 1, 2, 3, 4। 4 तक सभी संख्याएं 12 के कारक है। 3 और 4 भी शामिल है।
क्या 5 शामिल है? नहीं, क्योंकि हमें न तो 5 के साथ एक वर्ग या आयत मिला, इसीलिए 5 नहीं लिखेंगे। 6 लिखते हैं। क्या 7 लिखना है? नहीं। 8 नहीं। 9, 10 नहीं, ना ही 11। अगली संख्या है 12। ये सभी उचित है 12 के कारक, जिन्हें हम 12 के कारक कहते हैं, है ना? अब इन काउंटरों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। आइए संख्या माला का उपयोग करके सीखें। हम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेते हैं। हमने पहले उल्लेख किया था कि कारक और गुणक गुणन और विभाजन का विस्तारित रूप है। विस्तारित, है ना? चलो समझते हैं। वो सभी विधियां क्या है जिनमें 12 को विभाजित किया जा सकता है? 12 को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, है ना? अब यदि हम 12 को 12 अलग भागों में विभाजित करें, तो क्या ये संभव है? जब आप 12 को अलग अलग टुकड़ों में रखें तो संभव है। प्रत्येक भाग में एक मन का होगा, इसीलिए एक 12 का कारक है। ये उत्तर है। अब क्या हम प्रत्येक मंडल में 2 मन के रख सकते हैं? हमने 12 को इस तरह विभाजित किया है कि हम प्रत्येक मंडल में 2 मन के पाएं। तो यहाँ 2 मन के हैं, यहाँ 2, 2 और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। ये पूरा हुआ। अब कोई भी बचा नहीं। ये ठीक से विभाजित किए गए। मैं यहाँ भी एक क्लिप लगाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 12 मनकों को 6 समूह में विभाजित किया है, प्रत्येक समूह में 2 मन के रख के। इसीलिए संख्याएं 2 और 6, ये 6 भाग 12 के कारक है। हम इन्हें 12 के कारक कह सकते हैं। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है 3 में विभाजन। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर विभाजन में समान संख्या हो। इसका अर्थ इसे समान रूप से विभाजित करना है। तो अब 1, 2, 3 और ये 3, 1, 2, 3 और ये 3। क्या हमने सही किया? क्या कुछ बचा है? नहीं। तो संख्या 12 को कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में विभाजित किया। इसका मतलब 3 और 4 दोनों ही 12 के कारक है। अब प्रत्येक भाग में 4 मन के रखें और देखें। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है? सभी भागों में 4 मन के हैं। समान संख्या के मन के। हमारे पास कितने भाग हैं? हमारे पास 3 भाग है, इसीलिए 3 और 4 ये दोनों भी 12 के कारक है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि अगर हम 5 मन के रखें तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अगले भाग में 5 मन के नहीं हैं। हमारे पास बस 2 मन के हैं। इसीलिए मैं यहाँ 12 को समान अनुपात में विभाजित करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए संख्या 5 के लिए 12 का कारक होना संभव नहीं। इस पहलू को स्पष्टता के साथ सिखाना जरूरी है। हमने विभाजन में क्या किया? हमने इसे शेष कहा है ना? जब हम किसी संख्या को बांटते हैं या फिर उसे समान रूप में बांटते हैं, अगर कुछ छूट जाता है, मतलब अगर हमारे पास शेष रहता है, तब वह संख्या 12 का कारक नहीं बन सकती, है ना? हम इसे कारक नहीं कह सकते। उच्च कक्षाओं में जब हम इन विषयों में गहरा उद्यम करते हैं, तब हमें मौलिकता या अभाज्य संख्याओं की संकल्पना बच्चों को सिखाई जाती है। यह उसका आधार है। यदि यह विषय अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, तो बच्चों के लिए ये सीखना बहुत उपयोगी होगा। अब क्या हम 6 की तरफ देखें?
2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या यहाँ कोई शेष बचा है? विभाजित करते समय कुछ बचा है? नहीं, ये समान रूप से विभाजित है, इसीलिए 6 और 2 दोनों ही 12 के कारक है। अब 7 की बारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने यहाँ लगाए। हमारे पास 7 है और 5 यहाँ, मतलब ये समान रूप से विभाजित नहीं किए जा सकते और हमारे पास शेष बचा, तो 12 को विभाजित नहीं किया गया, इसीलिए संख्या 7 को 12 का कारक नहीं कहेंगे। आगे हमें पता है कि 8 भी कारक नहीं। अमूर्त में केवल संख्याओं का उपयोग करके मैं बच्चों को 12 और 7 का विभाजन करने के लिए कहूँगी। वे जवाब ना दे पाएं कि कोई शेष मौजूद है या नहीं, लेकिन इस पर नजर डालें। जैसे ही इस तरह का विभाजन किया जाता है, वे समझ सकते हैं कि शेष रहेगा। वे सही से समझेंगे। अब इसे देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 9 12 का कारक है? नहीं, क्योंकि यहाँ केवल 3 बचे हैं। इसी तरह 10 भी संभव नहीं। 11 ये भी नहीं। 12 का क्या? यह एक एकल भाग है ना? 12 को 1 से विभाजित करने पर 12 मिलता है। ये हमने विभाजन के पाठ में भी सीखा है ना? यहाँ हमें वही दिखा। एक ही हिस्सा है, विभाजन हो चुका, इसीलिए 12 भी 12 का कारक है। हर संख्या में हमेशा वो संख्या और 1 इसके कारक होते हैं। अब हम दूसरे TLM का प्रयोग करेंगे। हमारे पास 12 पीले क्यूब्स है। हम इसके लिए भी एक ही उदाहरण संख्या का उपयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ 12 पीले क्यूब्स लिए हैं। इससे पहले हमने समूहों को विभाजन और गुणन पाठों में बनाना सीख लिया है ना? आइए यहाँ भी वही करते हैं। आइए हम 12 क्यूब्स को 2 समूहों में विभाजित करते हैं। पहले 1 के समूह में विभाजित करते हैं। यहाँ कितने समूह हैं? हर एक क्यूब को अगर एक समूह में रखें, कितने सारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ 12 समूह हैं। चूँकि ये समान रूप से विभाजित है, 1 और 12 दोनों 12 के कारक है। हमारे लिए एक नज़र में इन्हें रखने के दौरान ये सुनिश्चित करना आसान है कि ये 12 है। फिर भी हमें बच्चों को पर्याप्त समय देना होगा इनकी गिनती करने के लिए। केवल तब ही वे उत्तर के बारे में खुशी से आश्वस्त होंगे। अब इन्हें 2 के समूह में विभाजित करते हैं। एक समूह यहाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ। क्या इनमें से कोई बाहर है? इन सभी को समूह में रखा गया है ना? ये समान रूप से विभाजित है ना? यहाँ कितने समूह हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने विभाजन में क्या सीखा? जब 12 को 2 के समूह में विभाजित करते हैं तो हमें 6 समूह पूरी तरह मिलते हैं, जो कि हमने सीखा था। आगे चलकर हम यही बात कहते हैं। हम कहते हैं कि 2 और 6 12 के कारक है। क्या हम इन्हें 3 के समूह में विभाजित करें? यह संभव है ना? हमारे पास कुछ शेष नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ 3 के कितने समूह हैं? यहाँ 4 समूह हैं, इसीलिए 3 और 4 12 के कारक है। क्या होता है जब हम 4 के समूह में विभाजित करते हैं? क्या वे समान हैं? 4, 4 और 4। हमारे पास 4 के 3 समूह हैं। हमने पहले ही देखा है कि 3 और 4 12 के कारक है। क्या ये 5 के समूह के साथ काम करेगा? समूह बने हैं, लेकिन क्या वे समान रूप से विभाजित है? ये 2 समूह समान हैं, लेकिन ये नहीं। अगर हमारे पास इस समूह में 3 और होते तो ये बराबर होते। इस कारण ये संख्या 12 का कारक नहीं। संख्या 5, 1, 2, 3, 4, 5 12 का कारक नहीं। अब 6 की बारी। ये संभव है ना? 6 और 2 के रूप में 2 समूह हैं, इसीलिए 6 और 2 12 के कारक है। 7 क्योंकि यहाँ कम है। यहाँ 7 है
और यहाँ 5, इसीलिए 7 12 का कारक नहीं हो सकता। 8 के बारे में क्या? 8 भी 12 का कारक नहीं हो सकता। अगर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और इसके बारे में सवाल पूछते हैं तो उन्हें गिनती करने दे और समझने का समय दे। तो क्या 9 के साथ संभव है? 10 संभव नहीं। 11 संभव नहीं। ये 12 के साथ संभव है क्योंकि ये एक समूह बना, एक समूह 12 का। जैसा हमने पहले ही देखा है कि किसी भी संख्या का वो संख्या और एक दोनों कारक होते हैं। कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों को इसमें रंग भरने की अनुमति दें। निरीक्षण करें, जब ये पाठ पढ़ाया जाता है तो बच्चे चौथी या 5वीं कक्षा में होंगे, लेकिन कुछ को यह बहुत दिलचस्प नहीं लग सकता। यदि वे संकल्पना स्पष्ट रूप से समझे हैं और चित्र बनाना नहीं चाहते तो इसे सीधे लिख देते हैं, तो कृपया उन्हें मजबूर न करें। यदि वे रुचि रखते हैं या यदि वे बार बार गलती करते हैं या यदि संकल्पना स्पष्ट नहीं है तो केवल तब ही आप उन्हें एक वर्ग पंक्तिबद्ध पुस्तक में ऐसा करने को मजबूर करें। यदि हम 2 पंक्तियों में रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। वे इसमें कुछ रंग भर सकते हैं। इस तरह उन्हें सभी चरणों में इस पद्धति का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर हम 3 पंक्तियों में रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आयत नहीं बनता, इसीलिए ये एक कारक नहीं हो सकता। इस तरह एक वर्ग पंक्तिबद्ध पुस्तक में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। कुछ संख्याओं के लिए, उदाहरण के लिए, अगर हम संख्या 3 लेते हैं या फिर 5 लेते हैं, जब हम संख्या 5 लेते हैं, 5 के कारक क्या है? 1 और 1 2 3 4 5। 2 पंक्तियों में रखने पर हमें क्या मिलता है? एक चौकोर आकार नहीं बनाया जा सकता। 2 इसका कारक नहीं बन सकता। 3 संभव है? नहीं, संभव नहीं। 4 भी नहीं। 5, हाँ, ये संभव है। इसका मतलब इस संख्या के लिए 1 और 5 एकमात्र कारक है। अन्य कोई भी संख्या इसके कारक नहीं बन सकती। यह एक विशेष मामला है जिसे वे भविष्य में सीखेंगे। इसे अविभाज्य संख्या या प्राणिकता कहा जाता है। अविभाज्य संख्याओं को विभाजित नहीं कर सकते। अगर ये आगे के पाठों में दिखाई देगा, फिर भी ये जिज्ञासा पैदा करेगा। अब तक हमने कारकों के बारे में सीखा। गुणक क्या है? गुणक, जिन्हें हम अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहते हैं, एक और महत्वपूर्ण संकल्पना है। अब यदि हम उदाहरण के लिए अंक 2 लेते हैं, जब हम 2 को एक बार रखते हैं तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 2 है। जब हम 2 को दूसरी बार रखते हैं तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, हमें 4 प्राप्त होते हैं। जब हम इन्हें तीसरी बार लगाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होते हैं। अगर इस तरीके से जारी रखें
प्राप्त होने वाली संख्या बढ़ती चली जाती है। इन संख्याओं को 2 का गुणक कहा जाता है। ये 2 के गुणक है। यही हमने गुणन में सीखा है ना? 2 को एक बार रखते हैं तो 2 होते हैं। 2 को 3 जगह देते हैं तो 2 को 3 से गुणा किया जाता है, हमें 6 मिलते हैं। इसीलिए अंक 2 के विभिन्न उत्पादों को गुणक कहा जाता है। आपको यहाँ देखना होगा, किसी भी संख्या की गुणक हमेशा दी गई संख्या की तुलना में अधिक होती है या बढ़ते क्रम में होती है, और वे बिना अंत के जारी रखते हैं, मतलब कि वे असीम रूप से गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। 3 के गुणक। यहाँ 3 आप समूह में भी रख सकते हैं, जैसे 3 के 2 समूह, 3 के 3 समूह, 3 के 4 समूह। पहले में 1, 2, 3 है, दूसरे के पास 4, 5, 6, तीसरे समूह में 7, 8, 9, चौथा समूह हमें कुल 12 देता है। इसीलिए 3 के गुणन है 3, 6, 9, 12। और क्या ये यहाँ समाप्त होता है? नहीं, ये असीम रूप से जारी है। 12 फिर 15 हमने टेबल सीखे हैं, है ना? यह पहाड़े की तरह ही जारी है। हम इसे और कैसे दिखा सकते हैं? बच्चों ने गुणन विधि को गुणन चरण में सीखा होगा, इसीलिए इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें कई गुना लिखना होगा। हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15 और इसी तरह अनंत को दिखाने के लिए। यह इसे लिखने की विधि है। पाठ्य पुस्तकों में भी इसी तरह लिखा जाता है। सवालों में आपको 5 के 3 गुणकों को लिखने के लिए कहा जा सकता है। फिर आपको 5 के 3 गुणकों को बताना होगा। आइए हम देखें, संख्या माला से इसे कैसे दिखाया जा सकता है। क्या हम 5 के गुणकों को देखें? अगर मैं इस बिंदु पर शुरू करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कितने अभी पूरी तरह है? 5 और 5 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमारे पास यहाँ भी 5 है। 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30। हमने शुरू किया था इस बिंदु से, इसलिए हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 है। हालांकि संख्या रेखा यहाँ समाप्त होती है, गुणक जारी रहते हैं। इस विधि में गुणकों का प्रतिनिधित्व भी किया जा सकता है। हमने कारकों और गुणकों के बारे में सीखा। भविष्य में उच्च वर्गों में गणित सीखने के लिए, प्राइम नंबर जैसे विषयों के लिए या एलसीएम और एचसीएफ जैसे अन्य विषयों के लिए कारकों की संकल्पना की अच्छी समझ होना और सीखना बहुत महत्वपूर्ण है ना? कारकों की संकल्पना को सीखे बिना एलसीएम और एचसीएफ पाठों को समझना बिल्कुल संभव नहीं। इसी तरह अंश संख्याओं के योग और घटाव के लिए कारकों में एक मजबूत आधार होना जरूरी है। अब तक हमने कारकों और गुणकों के बारे में सीखा। आइए देखें कि बच्चे इन तरीकों में कैसे भ्रमित हो सकते हैं या गलती करते हैं। सबसे पहले नाम आते हैं। कारक और गुणक ऐसे शब्द नहीं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं।
हो सकता है कि हम बड़े भी इन शब्दों का प्रयोग करते समय कुछ स्थानों पर ठोकर खाएं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इनका अंग्रेजी उपयोग करें ताकि उनके लिए आसान हो। इसे बेहतर याद रखने के लिए गुणकारा शब्द को गुणा के रूप में सिखाएं और सिखाते हैं कि गुणक है जो गुणा से संबंधित है। इसलिए प्रादेशिक शब्दों की बजाय मल्टीपल्स शब्द इस्तेमाल करें तो भ्रम होने की संभावना कम होगी। इसके साथ ही बच्चों को सिखाएं कि कारक छोटे होते हैं, यानी कारक छोटा होता है, ये याद रखें, क्योंकि कारक संख्या के छोटे हिस्से होते हैं या छोटे समान विभाजन दी गई संख्या के, है ना। इसीलिए कारक मतलब छोटे या दी गई संख्या से कम है जो हमें सिखाना है, ठीक है। इसी तरह गुणा का मतलब बड़ा है, गुणक या गुणनफल अधिक है जो हमें सिखाना है। यहाँ गलती की एक और संभावना है। यदि वे गुणन और विभाजन के पाठ की गहरी समझ नहीं रख पाते तो इस चरण में बहुत अधिक भ्रम होगा। यदि वे बार बार ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको गुणा और भाग की संकल्पना को फिर से स्पष्ट रूप से पढ़ाना होगा। फिर इस पाठ में वापस आकर यहाँ की गलतियाँ सुधारनी होगी। बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि हम रोजमर्रा के जीवन में कारकों और गुणकों का उपयोग कहाँ करते हैं। सही बात, हमेशा जब उन्हें एहसास होता है कि कक्षा में जो कुछ भी सिखाया गया है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल या लागू किया जा सकता है, उन्हें एक उदाहरण के तौर पे दिखा सकते हैं। मास ड्रिल में सभी पंक्तियाँ बराबर होती है। आप सभी को पंक्तियों में समान रूप से खड़ा होना चाहिए और बनने वाली पंक्तियों की संख्या की गणना करने का प्रयास करना अच्छा प्रयोग है। अगर आपके पास 20 बच्चे हैं तो उन्हें पंक्तियों में खड़ा करके ड्रिल सत्र बनाने की कोशिश करें। यहाँ क्या यह संभव है यदि प्रत्येक पंक्ति में 8 बच्चे हों? नहीं ना, वे कहेंगे उनमें से 2 के पास जगह नहीं है ना। तो अगर हम प्रत्येक 10 बच्चों से मिलकर 2 पंक्तियां बनाएं तब यह संभव होगा, है ना। आप ये करने के लिए 10 के साथ 20 को 2 समूह में विभाजित कर सकते हैं। जब व्यवहारिक प्रतिनिधित्व का यह तरीका कक्षा में या स्कूल में किया जाता है तो उन्हें संकल्पना की गहन समझ होगी। इसलिए इस सत्र में हमने सीखा कि टीएलएम का उपयोग करके कारक और गुणक कैसे पढ़ाए जाते हैं। इसका आप उपयोग करें। शुभकामनाएं।